जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। संगत जी, आज कोई भी संगत हो, सबके मन में एक ही सवाल रहता है। एक बड़ा प्यारा सा सवाल है ये कि गुरुजी हमें कब जोड़ते हैं, कब बुलाते हैं। हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं कि गुरुजी उसको उस समय पे बुलाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है। किस समय बुलाते हैं, आपके इन सब सवालों का जवाब आज आपको इन अंकल के सत्संग के माध्यम से मिलेगा। गुरुजी सबको सोजी बख्शें। आज इन अंकल का सत्संग आपके साथ शेयर हो रहा है संगत जी। वो हमारी सूरत की बहुत प्यारी संगत है, नितिन कपूर अंकल जी, जो आपके साथ अपनी गुरुजी की जर्नी शेयर करेंगे। ध्यान से सुने। जय गुरुजी। जय गुरुजी। हम इंसान जो होता है ना, खासकर आदमी, वो गुरुजी से कब जुड़ते हैं जब हमको फाइनेंशियली तकलीफ ज़्यादा होती है, जो मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि हम जिम्मेदारी होती है, घर चलाना है, पैसे कमाने हैं, बच्चे पालने हैं, सब कुछ करना होता है। तो हमको जब भी फाइनेंशियल तकलीफ आती है तब हम जाके भगवान को याद करते हैं, तब तक हम किसी को कुछ नहीं मानते। 2012-13 मैं बचपन से मेरे मम्मी के गुरुजी थे, माँ जी थे, मैं उनको लेटर लिखता था बचपन से। मैं उनको हमेशा अपने भाषा में लेटर लिखता था। तो मुझे वो बाजी हमेशा बोलते थे, बेटा तू आया कर। जैसे जैसे बड़े होते गए वो छूटता गया, लेकिन सेवा भावना ये सब मेरे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थी। फिर पापा जल्दी चले गए, 20-22 साल का था तो पापा चले गए, तो जिम्मेदारी और बढ़ गई। 23 साल में ससुर जी चले गए तो और जिम्मेदारी बढ़ गई। तो मुझे सिर्फ काम के सिवाय कुछ नहीं दिखाता था। शायद मैं दिन के 16 घंटे काम करता था, क्योंकि घर में पैसे की तंगी थी, तो काम के हिसाब से ही सिर्फ काम करता था। 2012-13 के बाद कुछ तकलीफ आनी स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तब तक मेरी आंटी गुरु जी से जुड़ चुकी थी। तो इसने मुझे पूछा कि नितिन मैं ये गुरुजी की स्वरूप लगाऊं या गुरुजी को मानूं। तो मैं कहा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आप मान सकते हो। इसने मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला बेटा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। वैसे मेरी दादी ने मेरी मम्मी को अपने गुरुजी दिए थे। तो ऐसा होता ना कि दादी ने मम्मी को दिए तो सास बहू को देगी। तो उसने बोला मैं एक गुरुजी को अपनाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने उसी दिन बोल दिया ठीक है। 2014-15 से तकलीफ़ बढ़ती गई। मैं इसको बताता नहीं था। फाइनेंशियली तकलीफ एक ऐसे लेवल पे आ गई थी कि फाइनेंशियली तकलीफ तो ठीक है, मेंटली स्ट्रेस ज़बरदस्त बढ़ चुका था। घर में आना, टेंशन में आना, फैक्ट्री का टेंशन, घर लाना, घर का टेंशन, घर पे और ज़ोर से निकलना, ये सब चीज़ें हम लाइफ में बढ़ती गई। एक दिन मैंने इसको साथ बैठा, उसका बताया कि मैं परेशान चल रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम में बरकत नहीं हो रही है, क्योंकि जो पैसे आते हैं वो हर महीने 30 तारीख को ख़त्म हो जाते हैं, पहली तारीख को फिर जेब खाली हो जाती है। तो ठीक है जीवन चल रहा है लेकिन फ्यूचर का कोई पता नहीं है। तो लेकिन मैं टेंस बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहा हूँ। तो इसको भी समझ में आना चालू हुआ। तो इसने मुझे बोला नितिन चलो कोई बात नहीं, अब चलने दो। कुछ चीज़ें चलती गई, टेंशन कम नहीं हुई। हाँ, इतना समझ में आ चुका था कि गुरुजी हैं, गुरुजी के साथ कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। लेकिन मैं बोला फिर भी हम क्या होते हैं कि हम अपनी कोशिश करते हैं कि शायद और थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लें। क्यों दिन में 24 घंटे बने हैं, क्यों 36 घंटे नहीं बने? हम 36 घंटा काम कर लेंगे, शायद 32 घंटा काम कर लेंगे या 30 घंटा काम कर ले, 6 घंटा सो लेंगे तो पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। वो ऐसे करते मेहनत करते गए। इतने में 2015 में हमारे एक घर की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमें घर लेना ज़रूरी है। एक्चुअली उस दिनों में ऐसा था कि एक गाड़ी की ज़रूरत थी। मैं और उन्नति आंटी गए एक गाड़ी देखने के लिए कि चलो एक गाड़ी देखने जाते हैं और गाड़ी ले आते हैं। तो उससे बोला नितिन गाड़ी ले ही रहे हो तो एक XUV 500 ले लो, बड़ा है तो कभी भाई आता है तो परिवार बड़ा है तो 7-8 जन आराम से कहीं भी जाना आना कर सकते हैं। मैं कहा ठीक है चलो वैसा कर लेते हैं। हम गाड़ी देखने चले गए, गाड़ी पसंद आ गई, गाड़ी का टोकन अमाउंट नहीं लगे। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने ऐसे बोला कि उन्नति एक काम करते हैं, पहले मम्मी को कलर दिखा देते हैं, मम्मी बोलेंगे उसके बाद कल आके दे देंगे। हमने उसको भी ऐसा बोल दिया। तो बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। हम घर आए, हमने घर में मम्मी को आगे बोला कि भाई मम्मी ऐसा गाड़ी का मन है। कहता तेरे पास ऑलरेडी गाड़ी तो है। मैं कहा हाँ एक गाड़ी है लेकिन दूसरी गाड़ी की ज़रूरत है, बच्चे बड़े हो रहे हैं तो इसको आना जाना होता है, ट्यूशन छोड़ना होता है। तो
ज़रूरत पड़ेगी। कहता तू पहले घर ले, गाड़ी नहीं लेनी, तू पहले घर ले, क्योंकि छोटे भाई को ये घर की ज़रूरत है, तू एक घर उसको देगा और तू अपना घर ले। बात कुछ हमने कुछ आर्गुमेंट नहीं किया मम्मी से। नॉर्मली ऐसा कुछ होता तो हम आर्गुमेंट कर लेते हैं, हमने आर्गुमेंट नहीं किया, हम साइड पे बैठ गए शांति से। मैंने इसको तो कैसे बोला, हाँ नितिन घर की ज़रूरत है, पहले घर ले लो। हमने 1-1.5 साल तक वो घर ढूंढने का प्रोसीजर किया, हमने गाड़ी कैंसिल करवाई और हम लोग घर देखने में लग गए। 1-1.5 साल बाद हमने कहीं पे घर पसंद आया जहाँ पे हम रहते हैं और हमने वो घर फाइनल कर दिया। इसने पहले दिन बोला, कहता नितिन एक घर है, जिस दिन भी ये मतलब घर में कुंभ कड़ा रखते हैं ना, उस दिन उसने गुरुजी की फ़ोटो ला के रख दी। कहता नितिन ये गुरुजी यहाँ रहेंगे। नहीं, आप मामा जी को घर पे गए थे। तो हाँ, मतलब वो घर रख दिया। अच्छा, वो घर ऐसा था कि उसके पहले 2008-9 में मैं इसके मामा के पास, मतलब ससुराल में बैठे होते हैं ना कई बार, तो ये वहाँ गुरुजी को देख, मतलब वहाँ पे गुरुजी है, ये तब गुरुजी शायद हम ज्वाइन नहीं हुए थे गुरुजी से। तो ये अपने मामा को बोलते हैं, मामा जी मेरे पास ना 2 BHK है, अब जब भी आएगा मैं 4 BHK लूँगी। मैं वहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, मामा जी, मैं कहा मामा जी 2 से 3 BHK जाने के पैसे नहीं है, इसको 4 BHK पड़ी है। पैसे हमको मालूम होता है ना कितने लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं। ये मेरी आंटी भी थोड़ी बड़ा गुस्से वाली है, तो उसने मुझे ऐसे बोल दिया, कहता आएगा तो 4 BHK आएगा, तो भी वही तू बना के देगा। मैं भी कुछ बोला नहीं, मैं कहा वैसे ही मैं ससुराल में हूँ, तो बैठा रह के कुछ बोलो नहीं, और उससे बोला गुरुजी लेके देंगे। और जब भी हमने लिया तो वो घर ऐसे लिया कि भाई 4 BHK पसंद आ गया, 4 BHK पसंद आ गया, कोई इंटीरियर वाला मिल गया। इसने इंटीरियर वाले से बात की, इंटीरियर वाला पहली बार ऐसा बंदा मिला जिससे बोला कि मैं आपसे पेमेंट किस्तों में ले लूँगा ना। नॉर्मली इंटीरियर वाले कभी ऐसा करते नहीं हैं, तो पैसे मेरे पास थे नहीं, फाइनल तो कर दिया। घर की कीमत थोड़ी बड़ी थी, मैं ऐसे ही फैक्ट्री में बैठा बैठा परेशान हो रहा था। मैं कहा पैसे कहाँ से लाऊंगा। उतने में कोई दोस्त आता है, उसने मुझे बोला कि नहीं परेशान चल रहा है। मैं कहा हाँ यार, वाइफ को फ्लैट पसंद आ गया, जेब में मेरे पास 25% पैसे हैं, बाकी के लिए पैसे नहीं है। तो बोला ठीक है, एक काम कर 1200 में निकाल और तेरी ये 3 साल की फ़ाइल दे दे, मैं तेरी औकात निकाल के लाता हूँ। तो एक बार तो मैं हिल गया, मैं कहा औकात निकालने का मतलब क्या हो गया। तो ऐसा होता है कि बैंक में आप अपनी फ़ाइल रखते हो तो बैंक वाले यार डिसाइड करते हैं कि आप कितने एलिजिबल हो, कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो हमारी वो फाइल्स के ऊपर, हमारे पेपर्स के ऊपर हमें डिसाइड करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, ये ले 1200 रुपये, पता नहीं हफ्ता 7 दिन 10 दिन के अंदर वो उसमें ला के दिया कि भाई आप एक एक्स अमाउंट के लिए आप एलिजिबल हो। मैं कहा अच्छा मिल जाएगा, बोला हाँ मिल जाएगा, ठीक है। उसके पहले फिर हम देखेंगे, हमारे आंटी को एक पसंद आ गया 6000 स्क्वायर फुट का फ्लैट, हमारे घर के पास ही है, फ्लोरेंस। दिखाने जा रहा था वो 3600 स्क्वायर फुट का फ्लैट, उसने दिखा दिया गलती से 5800 स्क्वायर फुट का फ्लैट। अब वो फ्लैट देख के कोई दूसरा फ्लैट समझ ही नहीं आए। मैं बोला भाई मैं पूरा अपने आप को भी दबा के सब कुछ कर दूं तो अभी ये फ्लैट मैं नहीं ले पाऊंगा, तो बात को समझ। 2-3 महीने तक हमारी बहस चलती रही, हम कोई फ्लैट देखने नहीं गए। फिर इसको कहीं ना कहीं समझाया, इसको भी समझ में आया, तो फिर इसने मुझे कहा ठीक है आप ये मत लो, मुझे आप ये ले दो। गुरुजी की लीला होती है, गुरुजी ने कुछ नहीं करवाना था, कुछ ये करवा दिया। हम लोग यहाँ आ गए, ये फ्लैट लिया, तो समझ में आ चुका था कि लोन मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब फ्लैट तो मिल जाएगा, ऊपर से मेरे घर वाले गए, फ्लैट जाएगा ना रेडी करा के जाएगा, नेगेट नहीं जाएगा। मैं कहा यार एक और समस्या, यहाँ तो मैं कहा 3 BHK ले लेते हैं, इसको वो करा लेते हैं, फर्निश करा लेते हैं। तो वो भी नहीं हुआ, ये बोले मैंने तो 4 BHK लेना है। अब यहाँ 4 BHK और रेडी कैसे करें। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना गुरुजी अपने अंग संग कहीं ना कहीं ऐसे संगत भेज देते हैं, या ऐसे कोई ना कोई ब्लेस्ड होती है, चाहे वो गुरु से जुड़ी हो या ना हो। हमारे भी एक बहुत अच्छे आंटी हैं, उन्होंने हमसे एक इंटीरियर वाले से मिलाया, उनका भी घर बन रहा था। उन्होंने बोला ये मेरा भाई है, इसका भी घर बनेगा। तो उस टाइम पे जो उसने बजट दिया ना, उस बजट के अंदर उसने बोला कि आप मुझे इतने पैसे दे देना, मैं आपको है ना 2 कमरे बना दूंगा और हॉल बना दूंगा। मैं कहा मेरे भाई इतने ही पैसे हैं, तो उतना ही बनाई, ज़्यादा ना बनाई। तू पैसे मांगा, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा। पता नहीं वो 2 कमरे और वो बनते बनते कितनी बार घर काम चला, नोटबंदी आ गई, काम अटक गया, सब कुछ हो गया। पहले बैंक का लोन मिल गया, कागज़ बन गए, कागज़ चले गए, बैंक का लोन आ गया, पैसे चले गए। उस बंदे को मतलब एक अमाउंट आने के बाद उसमें बोला था कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, अब जरा जितना काम रह गया ना तू छोड़ दे, यहाँ पे तू चला जा,
अपन 2 साल बाद बात करेंगे, जब जेब में पैसे आएंगे तब बनाएंगे। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने बोला कि एक काम कर, आपसे जो अब बाकी का जो अमाउंट है ना, आप इतने मुझे पैसे दे देना, इसके ना 12 किस्तें लगा दो आप। तो ये मेरी तरफ देखे, मैं इसके तो कहता नितिन एक बार करवा लो, फिर बाद में मिट्टी में झंझट नहीं है। तो मेरे को भी लगा ठीक है यार, 12 महीने बाद कराने हैं तो वो भी करवा लो। तो मेरा वो कहता है हमारा वो भी रचना रच गई कि भाई हमने पूरा घर रिनोवेट करवा लिया और पैसे हमको देने पड़े। अगले बंदे ने 3 महीने के अंदर ही पैसे मुझसे मांग लिए। मैं फिर टेंशन में कि भाई वो पैसे कैसे आएंगे, लेकिन पता नहीं गुरुजी की लीला थी, कहाँ से पैसे आए और कहाँ से गुरुजी को चले गए। मतलब इंटीरियर वाले को चले गए, वो भी हो गया, घर भी रिनोवेट हो गया, हम रहने भी आ गए। में स्टोरी आ गई जी, प्लेन जा रहा है जी, आपका फ्लैट डिमोलिश हो जाएगा। इसका दृढ़ विश्वास कि नितिन फ्लैट को कुछ नहीं होगा, गुरुजी बोल गए हैं। जैसे अंकल ने बताया, यश गुरु अंकल, उनके सपनों में भी आए, उन्होंने भी वो आवाज़ आके सत्संग शेयर किया कि मेरे सपने में गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा कि उन्नति आंटी को बोल दे इसकी ईंट भी नहीं हिलेगी। तो ना कहीं गुरुजी है ना आपको मैसेज देते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं कोई ना कोई माध्यम से, कि आप चाहे वो मेरे सपने में ना आए चाहे इनके में, लेकिन किसी ना किसी सपने में आके माध्यम दे जाता है कि भाई ये माध्यम है। चलो हम वहाँ आ गए। 2017 में तकलीफ़ बिजनेस की और बढ़ गई। तो कहता और टेंशन बढ़ता गया, टेंशन बढ़ता गया, टेंशन बढ़ता गया। मैं और टेंशन होता कि उन्नति पूरा जी, आप घर में आए हो फिर भी आप टेंस क्यों? मैं कहा पता नहीं यार, मेरा काम चल नहीं रहा है, मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ। आप गुरुजी पे विश्वास करते, मैं गुरुजी पे पूरा विश्वास करता हूँ, पर मेरा काम नहीं चल रहा, मैं रोटी कैसे खाऊंगा, बच्चे कैसे पालूंगा, मेरे को वो बात की टेंशन है। उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो वो फैक्ट्री आप एक काम करो ना, रेंट पे लगा दो। मैं कहा कोई पूछने नहीं आता है, मैं कहा कोई पूछने नहीं आता है, कौन आएगा, कौन लेके जाएगा, गली के अंदर यूनिट है, कौन कहाँ पूछेगा कोई है। कहते आप गुरुजी से एक बार पूछ लो। मैंने कहा ठीक है तू ही पूछ ले। आंटी ने पूछ लिया, गुरुजी का जवाब आया कि भाई रेंट पे चढ़ जाएगी। मैंने ठीक है अपना रूटीन काम पे चला गया। तो मैं वही परेशान चल रहा हूँ, रोज़ सुबह जाऊँ फैक्ट्री, शाम तक आऊँ तो सर इतना मुँह सुझाओ, आगे चुपचाप सो जाऊँ। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, निकलती जाए। मैं कहता हूँ हम इंसान कब जुड़ते हैं, असली जुड़ना कब होता है? एक सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसी एक घड़ी आ गई, मुझे सामने से आ गया कि तू एक काम कर, ये फैक्ट्री रेंट पे दे दे, तू और कुछ काम कर ले। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मेरे मुंह से गुरुजी ने बुलवा दिया यस। मैंने इसको फ़ोन किया कि उन्नति ऐसी ऐसी बात है। कहता जी मैंने आपको बोला था ना कि गुरुजी ने यस बोला तो कहीं ना कहीं गुरु चढ़ा देंगे। मतलब आप समझो कि एक होता ना कि इंसान एक फैक्ट्री को खाली करेगा, फैक्ट्री किसी को दिखाएगा, शायद 15 3 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद कोई किराएदार आएगा उसको देखेगा। तो हमको ऐसा होता है कि यार 2 महीने कमाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, लाइट बिल कैसे भरेंगे, ये क्या भरेंगे। एक क्षण, 1 मिनट फैक्ट्री चल रही है और आज से ही किराए पे चढ़ गई, अभी से चढ़ गई। तो ये कहता ना गुरुजी कैसे आपके रचना रच देते हैं, कैसे चढ़ जाते हैं कि हमें एक दिन भी, मतलब 1 घंटे के लिए भी फैक्ट्री को उन्होंने नहीं छोड़ा कि भाई तू आज से ही तेरी फैक्ट्री रेंट पे चढ़ गई। तो कहीं ना कहीं कहता ना कि हम औरतें पहले गुरुजी हमेशा बोलते थे कि पहले औरतें जुड़ती हैं। औरतें उनसे लिए जुड़ती है कि औरतों के हाथ में ना बरकत होती है, उनको देना आता है। इसके लिए गुरुजी कहते थे मैं पैर इसके लिए दबाता हूँ कि जो आदमी होता है ना वो सिर्फ अपने आप को रोक लेना जाता है, कभी बांटना नहीं जानता है, औरतें बांटती है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ वही जर्नी है कि भाई मैं जो चीज़ कई बार हम नहीं सोचते हैं, गुरुजी उस चीज़ को भी कर लेते हैं। कहते हैं एक क्षण, एक पल के अंदर वो सिचुएशन उन्होंने यूँ कर दी, टेंशन यूँ ख़त्म कर दी, भाई यूँ ख़त्म हो गई। जहाँ पे कोई आता नहीं था, कोई किराया लेने वाला नहीं था, कुछ था नहीं, क्या होगा क्या है पता नहीं। तो उसी पल मतलब उसी पल 2-3 महीने लगे। 2-3 महीने के बाद एक पल एक फ़ोन मतलब एक बात बैठे मीटिंग हुई, भाई आपकी फैक्ट्री किराए पे चढ़ गई है, आप दूसरा कुछ काम कर लो, ये फैक्ट्री हम चला लेंगे। मैं ठीक है, मुझे भी ये था कि चल भाई हम कुछ और कर लेंगे। तो वो गुरुजी ने ऐसी रचना रच दी कि भाई वो रचना के हम डल गए। तो कहीं ना कहीं इंसान अगर अपने आप में से ज़्यादा गुरुजी पे अगर बिलीव करे तो शायद कुछ भी हो सकता है। तभी कहते हैं ना गुरु के पास वीटो पावर है, वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है, जो हम नहीं सोच सकते। तो ये
जर्नी कहीं ना कहीं मेरी जर्नी ऐसे है कि मैं पहले जुड़ चुका था लेकिन पूर्ण तरह से नहीं जुड़ा था। मैं बोला ना, हम कहीं ना कहीं एक लालच में होते हैं, कि पैसे में होते हैं, ये होते हैं कि भाई हाँ घर का परिवार। तो गुरुजी ने मेरा वो टेंशन, घर चलाने का टेंशन, वो मिनटों में ऐसे एक पल में ख़त्म कर दिया कि भाई तेरे को वहाँ से रोटी आ जाएगी, अब तो वो टेंशन ना ले। तो यस बोल चुके थे तो आसमान फट जाता तो भी होना था। तो भी होना था, लेकिन एक क्षण में होना मेरे लिए अचंभा ये है कि मेरी फैक्ट्री को एक मिनट भी खाली नहीं करने दिया। जो चीज़ जज चल रही है तो अभी दे दे, बस ख़त्म, साइन करो, ख़त्म। ये एक रचना है, गुरुजी की रचना है। तो ये और कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे गुरुजी या एक जिन पे विश्वास है, जो परम पिता परमात्मा है, वही कर सकते हैं। बस गुरुजी के साथ जुड़े रहो, अपने जर्नी करते रहो। बाकी छोटे बड़े सत्संग, हर सत्संग गुरुजी के साथ बहुत सारे हैं। हमारे साथ एक आंटी भी हैं, इनका भी एक सत्संग है। इस आंटी को एक डॉक्टर ने बोल दिया कैंसर हो गया है। 45 किलो की लेडी है, आशु आंटी की मम्मी है। इनको पेट में दर्द हो रही थी पिछले 1 महीने से, कि कुछ खाना नहीं खा रहे थे, और खाना नहीं खाते थे तो पेट में दर्द होती थी। कि हम डॉक्टर पास चले गए, डॉक्टर ने बोला कि काम करो, इनकी एक एक्सरे निकलवा दो। एक्सरे निकलवा के लाए तो एक्सरे में एक आ गया कि भाई एक वर्ड आ गया साइंस का, जिसमें उसका मीनिंग होता है कैंसर। आशु का मुझे फ़ोन आ गया कि भाई डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोल दिया है। उनका चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के जाके पूछा, बोला हाँ नितिन, इनको 110% कैंसर है। तो ना आंटी का वजन 45 किलो। हमने आंटी को बोला कि भाई अंकल में बोला डॉक्टर साहब हम कुछ कराने वाले नहीं है, ना कीमो करवाएंगे ना ऑपरेशन करवाएंगे, हम इनको ले जाते हैं जलंधर। आंटी जलंधर के हैं। बाई चांस की बात है, आंटी की 21 नवंबर की जलंधर की टिकट पहले हो चुकी है और 9 नवंबर को आंटी को डिटेक्ट होता है। तो डॉक्टर साहब के पास गए। डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर मैं कीमो नहीं कराऊंगा, क्योंकि कीमो मेरे फादर को हो चुका है, तो मैं नहीं करवाऊंगा, ये सहन भी नहीं कर पाएंगे। अब इनको है ना, हम बस ऐसा कुछ कर दो कि भाई ये यहाँ से पेट दर्द कम हो जाए, ये यहाँ से जलंधर चले जाए, जो बाकी का जीवन है जलंधर आराम से काट ले। तो डॉक्टर बोला ठीक है नितिन, वो कर लेंगे, लेकिन अभी आगे की स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना, कि भाई ये है तो अब क्या है, किस चीज़ का है। तो कल सुबह इनका है ना, आप MRI कराओ। तो मैं, योगेश अंकल, आशु आंटी, हम सब चले गए। पहले एक डॉक्टर को मिलना था, वो डॉक्टर मिले नहीं, दूसरे डॉक्टर मिले। तो वो डॉक्टर ये बाहर लेटे हुए हैं। हमने वो डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब वो अंदर नहीं आ पाएंगे। बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। उन्होंने बाहर चेक किया, उन्होंने रिपोर्ट लिख दी कि भाई इनका MRI करा दो वहाँ से ही। हम MRI कराने चले गए। MRI करके आए, उसमें भी इनको 2 लीटर पानी पीना था, जो मुश्किल से मेरे हिसाब से 1 बॉटल पानी पीते थे। तो बाई चांस की बात है कि इनको 12 तारीख को हम 12 तारीख को ही एक्सरे होने वाला था, और 12 तारीख को ही मैं कोई दिल्ली से आया था। हमने खाली इनको गुरुजी का जल पिलाया था। कहीं पे सत्संग था, उस सत्संग में गुरुजी का जल पिलाया था और कुछ नहीं पिलाया था। जाके MRI कराई और MRI करा के इनको घर ले आए। MRI की रिपोर्ट शाम को आई। डॉक्टर बोला जब रिपोर्ट आई तो आप आ जाना। अब MRI की रिपोर्ट आई तो MRI की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि इनके पेट में, आंतड़ियों में 2 किलो स्टूल जमा हो चुका है। एक रिपोर्ट में कैंसर है, 12 तारीख की रिपोर्ट में कैंसर है और 13 तारीख की रिपोर्ट में स्टूल है। और वो 12 और 13 के बीच में सिर्फ गुरुजी का जल पिला है। तो कहते हैं ना, गुरुजी ने कैसे उस कैंसर को स्टूल में बदली किया, सिर्फ अपने जल प्रसाद से। तो हमने बोला कि डॉक्टर साहब कैसे करेंगे? कहते कुछ नहीं, इनको एनीमा देना पड़ेगा। एनीमा देंगे तो एनीमा देंगे, क्योंकि पत्थर हो चुकी है, एनीमा से निकल जाएगा। हमारा डॉक्टर साहब 21 तारीख की इनकी टिकट बनी हुई है जलंधर की। ना कोई बात नहीं, 2 दिन एडमिट कर दो, 2-3 दिन एडमिट कर दो, ये हो जाएगा। इनके जलंधर के भी डॉक्टर है, उनको भी हमने रिपोर्ट भेजी। वो भी हैरान थे कि 12 तारीख की रिपोर्ट में ये लिखा है और 13 तारीख की रिपोर्ट में लिखा है, तो वो चीज़ कहाँ गई? कहते गुरुजी के करिश्मे हैं। गुरुजी सबसे पहले सबको हेल्थ बख्शते हैं, तंदुरुस्ती बख्शते हैं। धन दौलत दुनियाई चीज़ें तो बाद में होती है, तो पहले हेल्थ बख्शे। तो बस आंटी को उस हिसाब से उन्होंने समझो कि एक जीवन दान दिया और एक हेल्थ बख्श दी कि भाई कैंसर से उसको स्टूल में कन्वर्ट किया, स्टूल में से उसको वॉश आउट किया, और वॉश आउट करने के बाद उनको 17 तारीख तक ठीक कर दिया। 18-19 अपने घर पे ठीक भी हो गए और 21 तारीख को गाड़ी में बैठ के जलंधर भी चले गए। ये गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी को मालूम था कि मुझे किस तारीख को, किस डेट को इनको ये सब करना है, तो मैं उस जर्नी में जाके 21 तारीख को इनको वहाँ पहुँचा दूँ। और आंटी पालक बिल्कुल नहीं खाते, और 21 तारीख के बाद पालक भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं।
जय गुरु जी। मीना आंटी बोल रही है।